Hi everyone, welcome all of you. This is a very important session for all the students who are preparing for NET exam and also who have cleared their NET and JRF exam. See, अभी तक की कहानी इस तरह रहती थी कि अभी तक जो हमारा रोल था, जो है ना स्पेसिफिकली मेरा रोल था, वो था ऐसे स्टूडेंट्स जिनका अभी नेट क्वालिफाई नहीं है, स्टूडेंट्स दोज हु हैव नॉट क्लियर्ड देयर नेट और JRF एग्ज़ाम, है ना। तो इन स्टूडेंट्स को यहाँ से इस पोजीशन पे लेके आना जहाँ पे उनका जो नेट और JRF एग्ज़ाम है दे हैव क्लियर्ड दैट, राइट। बट नेट या JRF निकाल के, है ना, देर आर मैनी नंबर ऑफ डाउट्स इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। दे गेट कन्फ्यूज्ड कि सर अब क्या करें, है ना। जैसे मान लो जिनका JRF क्लियर है उनका तो एक माइंड में थोड़ा है कि हाँ ठीक है सर, अभी हम जो है वो JRF निकाल के एज वी नो दैट, है ना, वी कैन टेक एन एडमिशन इन PhD इन गुड रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन, राइट। और सर वी कैन, है ना, गो फॉर PSUs जहाँ पे हम PSUs में डायरेक्टली इंटरव्यू देंगे क्योंकि हमारा JRF क्लियर है तो हमें इंटरव्यू देने की एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। या फिर जो है वो हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, वेदर इट इज़ फॉर नेट और JRF, है ना, ये दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो सर हम PhD में एडमिशन ले सकते हैं, PSUs में, है ना, इंटरव्यूज़ दे सकते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि आप, जो मेजर ऑप्शंस इफ़ आई कैन से, कि आप नेट या JRF निकाल के एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट अभी तक मेरा रोल था यहाँ तक कि आपको, आपका JRF क्लियर नहीं है और मैं आपको यहाँ तक पहुँचा दूँ, है ना। दिस इज़ द स्टेप। बट अब इसके बाद एक ऐसा स्टूडेंट जिसका नेट क्वालिफाई है और उसको एक अच्छे इंस्टीट्यूशन, और जब भी मैं अच्छा इंस्टीट्यूशन कहता हूँ तो मैनेजमेंट में जो हमारे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं वो यही हैं, IIM, IITs और NITs, बस मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो दीज आर गुड इंस्टीट्यूशंस। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका नेट क्वालिफाई है उनको अच्छे इंस्टीट्यूशंस में कैसे पहुंचाया जाए, है ना। तो अब इस सेशन के बाद ऐसे स्टूडेंट्स जो यहाँ पे हैं, जिनका नेट क्वालिफाई है, जिनका JRF क्वालिफाई है, राइट, बट उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि सर हम हायर एजुकेशन में PhD के लिए एडमिशन्स कैसे लें, उसके लिए कैसे रिसर्च प्रपोजल बनाएं, है ना, या व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया जो कि कोई एक प्रोफेसर अपने स्कॉलर में ढूंढता है, व्हाट आर दोज पैरामीटर्स। तो यही इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको इस सेशन में शेयर करूँगा। और मार्क माई वर्ड्स, इस सेशन को देखने के बाद ये सिर्फ आपको PhD में एडमिशन लेने के लिए ही हेल्प नहीं करेगा, बट इट विल हेल्प यू ड्यूरिंग योर PhD जर्नी ऑल्सो। दीज आर माई वर्ड्स, मार्क इट, क्लियर। तो इस सेशन में समझने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि नेट क्लियर करने के बाद एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में PhD की एडमिशन कैसे लेनी है, राइट, क्लियर। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख के कि हम हम अपने स्टूडेंट्स को बीच में ना छोड़ के उनको बिल्कुल उनकी एंड डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं। सो व्हाट इज़ द वे, दिस इज़ द वे एंड दिस इज़ द प्लेटफॉर्म। और आज यही हम कोशिश करेंगे समझने की कि आप किस तरह एक एग्ज़ाम निकालने के बाद एक सही जगह पहुंच सकते हैं, राइट, क्लियर। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो आपको डायरेक्टली इंटरव्यू देना है ना। अगर जहाँ पे PhD नहीं मांगी है तो सिंपल नेट क्वालिफाई करो, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, यू जस्ट गिव एन इंटरव्यू एंड क्लियर द एग्जाम। PSU के लिए भी आपको इंटरव्यू ही देना है, आपका कोई एग्जाम नहीं होगा। हाँ, हालांकि अगर आपका नेट है तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा, अगर आपका JRF है तो आपको PSU में कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, राइट। बट अगर आपकी नेट की तैयारी है तो आराम से आप PSU के जो भी एग्जाम आते हैं उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो है ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जितने भी हमारी नेट की तैयारी होती है, जो PSU के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर वो तैयारी हो गई तो PSU की तैयारी ऑलरेडी साथ में ही हो जाएगी, राइट। अब हमारा जो इस वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट फोकस है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचना, मतलब कि यहाँ पे PhD में एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में बात कर रहा हूँ, अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन कैसे लेना, है ना। ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये बहुत सारी ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि आपको मतलब एडमिशन दे देंगे, किसी भी तरह का स्कॉलर क्यों ना हो दे देंगे। बट अगर आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में स्कॉलरशिप लेनी है, अच्छे इंस्टीट्यूशन में आपको जाना है ना। और एज वी नो दैट कि अब जो रिवाइज्ड फेलोशिप अमाउंट्स है वो आपको, है ना, फेलोशिप प्लस HRA जो आपको मिलता है वो इनिशियल जब आप JRF रहते हैं या जब भी आपका नेट भी है और एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में आप जा रहे हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 40,000 जो है वो आपको आराम से, दिस इज एन अप्रॉक्स, इट कैन गो
है ना, बियॉन्ड 40,000, बिकॉज कई जगह HRA जो है वो वहाँ की टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज़ के हिसाब से मिलता है. सो दिस इज द एटलीस्ट मिनिमम अमाउंट दैट यू विल गेट ड्यूरिंग योर PhD जर्नी एट द स्टार्ट ऑफ योर PhD प्रोग्राम, है ना. फिर जैसे ही आप SRF में कन्वर्ट हो जाएंगे, देन आपको जो है वो अराउंड 47 के आसपास और 50 तक जो है वो मिलना शुरू हो जाता है, राइट. तो यही आज हम बात करेंगे कि कैसे जो है वो अब यहाँ से इस जर्नी को हम फॉलो करेंगे. यहाँ तक तो हमें पता है और यहाँ तक हम पढ़ रहे हैं, राइट. ये वाली जर्नी तो हमारे पास है, दिस इज ऑलरेडी वी हैव, ये हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, ये ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, है ना. ये अब जो है वो हमारा फोकस रहेगा, टारगेट रहेगा कि कैसे जो है वो एक नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट को एक बहुत अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में जो है वो एडमिशन दिलाई जाए. तो इसके लिए जो एक सबसे इंपॉर्टेंट रास्ता आता है वो आता है गुड रिसर्च प्रपोजल. ये चीज़ें आपको जो आज इस सेशन में पता चलेंगी, है ना, ये आपको PhD करने के बाद भी कुछ चीज़ें पता नहीं होंगी, राइट. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीकेंड से, है ना, पार्ट है एक आपकी एकेडमिक जर्नी का कि कैसे जो है वो आप एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेंगे. सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट, है ना, वी विल राइट और वी विल अंडरस्टैंड इन दिस सेशन दैट हाउ कैन वी मास्टर द आर्ट ऑफ राइट विनिंग PhD प्रपोजल और विनिंग रिसर्च प्रपोजल. एंड वी विल सी दैट कि how we can, है ना, select a good topic, to how to write a last part of the paper or last part of the proposal, that is discussion, है ना. so from topic selection to discussion part, किस तरह से एक रिसर्च प्रपोजल को लिखा जाता है, एक इफेक्टिव रिसर्च प्रपोजल को लिखा जाता है, वही आज हम इस सेशन में देखेंगे. सो दिस इज माई सेल्फ डॉक्टर शुभम शर्मा, एंड फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई कैन एक्सप्लेन ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स टू यू, है ना. इट्स नॉट लाइक कि, है ना, हम बाहर से चीज़ों को पढ़ के कहीं से बता रहे हैं. दिस इज आवर एक्सपीरियंसेस. सो इट विल हेल्प यू अलॉट, नॉट जस्ट एट द बिगिनिंग और नॉट जस्ट टू हेल्प यू टू, है ना, गो इन टू सम गुड इंस्टीट्यूशन, बट ऑल्सो ड्यूरिंग योर PhD जर्नी ऑल्सो. सो बाय, है ना, अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्टेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू राइट अ गुड रिसर्च प्रपोजल. ये ज़रूरत क्यों है, एक अच्छे रिसर्च प्रपोजल को लिखने की ज़रूरत क्यों है, इवन रिसर्च प्रपोजल को ही लिखने की ज़रूरत क्या है, व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, है ना, व्हाई वी शुड राइट अ रिसर्च प्रपोजल, राइट. तो देखो, पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यही आती है कि इट विल डेमोन्स्ट्रेट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च प्रोसेस. बेसिकली रिसर्च कैसे होती है, ये अंडरस्टैंडिंग आपको रिसर्च प्रपोजल लिखते टाइम समझ में आएगी. और एक चीज़ मुझे मेरी, है ना, मार्क माई वर्ड्स, चाहे आप, है ना, दिस इज़ इंपॉर्टेंट. लेट से एक स्टूडेंट है जिसका नेट क्वालिफाई है और दूसरा स्टूडेंट है जिसका GRF है, और लेट से आई एम टॉकिंग अबाउट IIM, कोई भी IIM ले सकते हैं, लेट से IIM कलकत्ता, है ना. और मैं ये, है ना, बहुत गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जैसा मैं अभी आपको बताऊंगा, अगर उस वे में आप अपने रिसर्च प्रपोजल को तैयार करेंगे एंड यू विल, है ना, इफ़ यू अंडरस्टैंड दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट रिसर्च, आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप इस, है ना, कंट्री में जितने भी IIMs हैं वहाँ पे एडमिशन ना मिले आपको. ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना. आप जहाँ भी एडमिशन फॉर्म भरेंगे किसी भी IIM में या किसी भी IIT में, यू विल गेट यू विल गेट एडमिशन डेफिनेटली, इट्स अ बाय श्योर, राइट. तो लेट्स से मैं, है ना, जैसे एक एग्जांपल आपके साथ बता रहा था कि लेट्स से एक स्टूडेंट है जो कि सिंपल नेट क्वालिफाइड है और एक दूसरा स्टूडेंट है जो JRF क्वालिफाइड है. तो ऑब्वियसली देखने से तो यही लगेगा कि दोनों अगर बच्चे या दोनों स्टूडेंट इंटरव्यू देंगे किसी IIM में फॉर PhD एडमिशन, तो, है ना, सेकंड वाले का होना चाहिए. बट है ना, लेट्स से कि ये जो नेट स्टूडेंट है इसको रिसर्च के फंडामेंटल्स का नॉलेज है ना. अभी वो रिसर्च के फंडामेंटल्स क्या है, लेट्स से कि उसको ये पता है कि, है ना, कि पेपर पब्लिशिंग कैसे होती है, उसमें जर्नल क्या होते हैं, रिव्यू प्रोसेस कैसे होता है ना, वेरिएबल्स क्या होते हैं जो कि रिसर्च में यूज़ होते हैं, राइट. या टॉपिक सेलेक्ट कैसे किया जाता है ना, टॉपिक्स को, है ना, जो हमारे रिसर्च पेपर्स हैं उनको कहाँ से डाउनलोड किया जाता है, उनको सर्च कैसे किया जाता है, क्वेरीज कैसे लगाई जाती हैं, कीवर्ड्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, राइट. साइटेशंस कैसे करते हैं, रेफरेंसिंग कैसे करते हैं. अगर किसी स्टूडेंट को ये फंडामेंटल्स पता है और वो मान लो एक क्या है, नेट क्वालिफाइड है, और दूसरी तरफ एक JRF क्वालिफाइड स्टूडेंट है, बट उसको ही लैक दिस रिसर्च फंडामेंटल और नॉलेज ऑफ दिस रिसर्च फंडामेंटल्स, है ना. आपको क्या लगता है कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो एडमिशन ले पाएगा? मैं कहता हूँ इट इज़ 99% कि ये जो फर्स्ट वाला स्टूडेंट है जो कि सिंपल नेट क्वालिफाइड है बट ही हैज़ गुड नॉलेज ऑफ रिसर्च, वो आराम से एडमिशन ले लेगा, एज़ कम्पेयर टू जो JRF क्वालिफाइड है बट उसको रिसर्च का नॉलेज नहीं है. और मेरी जो कोशिश है वो यही है कि आप सिंपल नेट क्वालिफाइड भी क्यों ना हो,
आपके अगर रिसर्च फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, और रिसर्च फंडामेंटल बोलने का मतलब क्या है, सिर्फ आपको के 3 से 4 घंटे चाहिए बस, ओनली 3 to 4 आवर्स। अगर 3 to 4 आवर्स आप स्पेंड कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड दीज रिसर्च फंडामेंटल्स, आपको कोई नहीं रोक सकता है ना, बड़े से बड़े और है ना अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने से। तो अब बहुत सारी कमिटमेंट्स हम कर चुके हैं, तो अब थोड़ा समझते हैं कि ये कमिटमेंट्स कैसे फुलफिल होंगी। राइट, क्लियर। देखो, तो सबसे पहले मैंने कहा कि इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द रिसर्च प्रोसेस, कि रिसर्च होती कैसे है, कैसे एक रिसर्च पेपर लिखा जाता है, रिसर्च पेपर में क्या कंपोनेंट्स होते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको यही नहीं पता कि रिसर्च लिखते कैसे हैं, रिसर्च में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि है ना, जैसे अभी हम डिस्कस करेंगे, लेट्स से अभी डिस्कस कर ही लेते हैं। देखो, कभी भी आप रिसर्च पेपर लिखेंगे है ना, रिसर्च प्रपोजल जो है वो आपका एक तरह से रिसर्च पेपर की फॉर्म में ही होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रखना। अच्छा, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, कोई भी प्रोफेसर होगा ना, वो एक ऐसे स्टूडेंट को लेना चाहेगा जिसको ऑलरेडी रिसर्च का नॉलेज हो, या जिसको ये पता हो ऑलरेडी कि रिसर्च पेपर लिखते कैसे हैं, या फिर उसको ये पता हो कि रिसर्च पेपर ये होता है, ये उसके कंपोनेंट्स होते हैं, ये उसके पार्ट्स होते हैं। अगर उसको इतना नॉलेज है किसी स्टूडेंट को, तो प्रोफेसर उस स्टूडेंट को डेफिनेटली लेना चाहेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी प्रोफेसर ये नहीं चाहता कि मुझे जीरो से, स्क्रैच से किसी भी स्कॉलर के ऊपर काम करना पड़े। वो ये चाहता है कि ऑलरेडी है ना स्टूडेंट के पास बेसिक नॉलेज हो, तो मैं बस थोड़ा थोड़ा गाइड करूँगा और ही विल है ना गो थ्रू दैट प्रोसेस, तो वो उसको आराम से पार कर लेगा। तो प्रोफेसर को ऐसे ही स्टूडेंट की ज़रूरत होती है। तो ऐसे इस तरह से प्रोसेस को जानने के लिए है ना, कि ये रिसर्च प्रोसेस होती कैसे, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको रिसर्च पेपर का फॉर्मेट पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको रिसर्च पेपर का फॉर्मेट पता है तो उसके अकॉर्डिंगली ही आप रिसर्च प्रपोजल को बनाओगे, और अगर उस फॉर्मेट में आपने रिसर्च प्रपोजल बनाया तो वो सामने वाला प्रोफेसर एकदम से जान जाएगा कि भाई इसको तो बेसिक्स का पता है, तो मैं इसको लेना चाहूँगा। राइट, तो देखना, सबसे पहले ध्यान में रखना है, आप इवन जो आपका रिसर्च प्रपोजल भी बनाओगे उसको सबसे पहले स्टार्ट करोगे इंट्रोडक्शन सेक्शन से। राइट, क्या करोगे, इंट्रोडक्शन सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। देन आप क्या करोगे, उसके बाद आपका सेकंड आएगा लिटरेचर रिव्यू सेक्शन। अभी इसमें होगा क्या क्या वो मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। तो दूसरा आपके पास आएगा लिटरेचर रिव्यू सेक्शन। थर्ड आप लिखोगे रिसर्च मैथडोलॉजी, रिसर्च methodology, right? Then you will write results, and finally you will write discussion. यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो ये आपका रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट रहेगा। तो हम इसको जो है वो 1 2 3 4 5 करके लिख लेते हैं। दिस इज 1, सेकंड इन लिटरेचर रिव्यू, थर्ड इज रिसर्च मेथोडोलॉजी, फोर्थ इज रिजल्ट, एंड फिफ्थ इज डिस्कशन। तो सर ये बताइए कि इंट्रोडक्शन में लिखें क्या? आपको इंट्रोडक्शन में सबसे पहले प्रॉब्लम के बारे में लिखना है। देखो, कोई भी रिसर्च आप करोगे ना, या कोई भी रिसर्च प्रपोजल आप बनाओगे, आप बेसिकली ये कोशिश करोगे बताने की कि सर दिस इज द प्रॉब्लम एंड दिस इज द सोल्यूशन वी हैव, और दिस इज द टेंटेटिव सोल्यूशन और द प्रपोज्ड सोल्यूशन वी हैव फॉर दिस प्रॉब्लम, फॉर दिस इशू, है ना, कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द मैनेजमेंट इन द इंडस्ट्री, और उनमें से हमने ये एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है, और इस प्रॉब्लम के लिए हमारे पास ये प्रपोज सोल्यूशन है। सो दिस इज बेसिकली अबाउट है ना, ये हमारी बेसिकली एक रिसर्च है। तो इंट्रोडक्शन में आप प्रॉब्लम के बारे में बताओगे कि सर दिस इज द प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट वेरी मच एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम और वाई दिस इज इंपॉर्टेंट टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, पहले तो आप ये लिखोगे। उसके बाद उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग एग्जिस्टिंग लिटरेचर क्या है, मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑलरेडी क्या जो है वो हमारे पास स्टडीज़ हैं, एग्जिस्टिंग लिटरेचर क्या है। राइट, जब आपने ये बता दिया देन यू विल मेंशन द गैप, कि सर ये प्रॉब्लम थी, ये ऑलरेडी इसके ऊपर लिटरेचर अवेलेबल है, बट हम जो बात ये कहने वाले हैं कि इस प्रॉब्लम को इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। सो बेसिकली दिस इज अ गैप जो कि अभी तक नहीं हुआ है, और यही आपके क्या बन जाएंगे फिर रिसर्च क्वेश्चंस बन जाएंगे, और यही आपके बन जाएंगे बेस्ड ऑन योर गैप आइडेंटिफाइड आपके जो रिसर्च क्वेश्चन, या फिर आप कह सकते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। तो ये सब आपका किस में आएगा, इंट्रोडक्शन सेक्शन में आ जाएगा। क्लियर? राइट। सेकंड आपका लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में बेसिकली आप जो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिटरेचर है, जैसे मान लो कोई भी कॉन्सेप्ट है उसकी एग्जिस्टिंग जो है ना लिटरेचर है, जैसे लेट्स से कि आप उसकी डेफिनेशंस लिखोगे, है ना, आप उसके कॉन्सेप्ट के बारे में लिखोगे, है ना, या फिर जो भी आपका उसको है ना उसके जो रिलेशनशिप्स हैं दूसरे वेरिएबल्स के साथ वो आप मेंशन करोगे। तो लिटरेचर में जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसके बारे में आप वहाँ पे मेंशन करोगे। रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप उसकी पॉपुलेशन, सैंपल, है ना, सैंपल साइज़ क्या रहा आपका, सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी यूज़ की है आपने, है ना, इवन आपके पास टूल्स कौन से यूज़ किए हैं, रिसर्च टूल्स कौन से यूज़ किए हैं, सॉफ्टवेयर्स कौन से यूज़ किए हैं,
है ना, रिग्रेशन लगाया है, कोरिलेशन लगाया है, काई स्क्वायर लगाया है, टी टेस्ट लगाया है, जेड टेस्ट लगाया है, कौन सा टेस्ट आपने यूज़ किया है, राइट। तो ये सब चीज़ें आप मेंशन करोगे रिसर्च मेथोडोलॉजी वाले में, राइट। एंड इन द रिजल्ट ऑब्वियसली जो भी आपके रिजल्ट निकल के आए, याद रखना है आपको अपने रिजल्ट, है ना, अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसर्च क्वेश्चंस, जो आपके रिजल्ट है, जो आपने स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में अपने रिसर्च क्वेश्चंस लिखे हैं, जो आपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, वो आपने अपने रिजल्ट में मेंशन करने हैं कि सर दीज आर द आंसर्स फॉर आर प्रपोज्ड रिसर्च क्वेश्चंस। जो आपने ऊपर रिसर्च क्वेश्चंस प्रपोज किए थे, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स प्रपोज किए थे, उनके लिए हमारे पास ये सॉल्यूशंस, ये रिजल्ट निकल के आए हैं, सो दैट कि पढ़ने वालों को डायरेक्टली समझ में आए कि भाई साहब इसने ये क्वेश्चन बनाए थे और ये इनका आंसर निकल के आया है अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च। एंड फाइनली इन द डिस्कशन सेक्शन यू विल, है ना, हाईलाइट कि सर हमारी क्या रिसर्च, इस रिसर्च की क्या थियोरेटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस रही, व्हाट आर द थियोरेटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ दिस रिसर्च। दैट इज कि फॉर एग्जांपल हमने नया थ्योरी में क्या ऐड किया, हमने एग्जिस्टिंग लिटरेचर में नया क्या ऐड किया, ये आप बेसिकली वहाँ पे मेंशन करोगे कि आपकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रही इस पर्टिकुलर रिसर्च में, आपकी प्रैक्टिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या रही। प्रैक्टिकल कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब कि, है ना, ये जो हमारी इंडस्ट्री है, जो मैनेजरी, इसको आप प्रैक्टिकल कॉन्ट्रीब्यूशन या इम्प्लीकेशन, अच्छा ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज इम्प्लीकेशन। तो आप ये जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है, ये जो इसको आप मैनेजरियल इम्प्लीकेशन भी बोल सकते हैं, ये क्या है आपकी इस रिसर्च के, कि मैनेजमेंट को, है ना, इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा होगा आपकी इस रिसर्च की फाइंडिंग से। तो ये आपको मेंशन करनी है चीज़ें। एंड इन द डिस्कशन ऑल्सो यू विल मेंशन अबाउट द लिमिटेशंस, कि आपकी स्टडी की लिमिटेशंस क्या थी। जैसे कि आपका सैम्पलिंग टेक्निक आपने ये यूज़ की है, आपने इसी कल्चर में जो है वो इतना ही सैम्पल साइज आपने लिया, तो आप ये अपनी डेफिनेटली जो है वो अपनी लिमिटेशंस मेंशन करोगे। एंड इन द लास्ट यू विल राइट फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शंस, फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शंस, कि आने वाले आगे जो स्कॉलर्स हैं उनके लिए, फ्यूचर के लिए क्या सजेस्ट करते हो कि आपको ये चीज़ें जो है वो आगे करनी चाहिए, या अपनी स्टडी में ये चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए। कि यार लेट्स से हमने इंडिया में रिसर्च की है तो आप इसको वेस्टर्न कंट्रीज़ में करके देखो, हमने इस कॉन्सेप्ट को, इस वेरिएबल को मेजर करने के लिए इस स्केल का यूज़ किया है, आप किसी और स्केल को यूज़ करो, हमने इतना 500 लोगों को के ऊपर डाटा लिया है, आप इसको थोड़ा डबल करके देखो या 3 टाइम करके देखो, हमने इस मेथोडोलॉजी का यूज़ किया है, आप ये वाली भी करके देखो, एंड देन रेप्लिकेट द रिजल्ट कि क्या यही रिजल्ट आ रहे हैं या उसमें कुछ डिफरेंट आ रहे हैं। तो ये फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शंस आप दे सकते हैं। एंड फाइनली लास्ट वी हैव अ कंक्लूजन। तो ये बेसिकली आपका पूरा रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट रहेगा। सो इफ आई समराइज दिस अगेन, 5 सेक्शन होंगे, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर व्यू, रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिजल्ट एंड डिस्कशन। इंट्रोडक्शन सेक्शन में आप प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है वो वहाँ से करेंगे। रिसर्च गैप ऑब्वियसली जो निकल के आएगा कि जो ऑलरेडी लिटरेचर है उसमें वो क्या चीज़ नहीं है जो आप नए प्रपोज कर सकते हैं, वो आएगा। तो बेस्ड ऑन दैट आपके रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनेंगे। लिटरेचर रिव्यू में जो ऑलरेडी लिटरेचर है उस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन में, या फिर आपने जो नया कंस्ट्रक्ट आप चाहते हैं कि इस वेरिएबल का यूज़ करके भी इस प्रॉब्लम का सॉल्व किया जा सकता है, तो उसके बारे में कंप्लीट डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, उसके जो भी थ्योरीज हैं उनको आप मेंशन करोगे। एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप क्या पॉपुलेशन क्या रही, साइज़ क्या है, सैम्पलिंग टेक्निक क्या है, कौन से टूल्स दिए, कौन से मेजर्स आप स्केल कंस्ट्रक्ट को यूज़ करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में बात करोगे। रिजल्ट्स के बारे में बात करोगे कि आपके जो रिजल्ट है बेसिकली वो आपको लिखने हैं टू बाय आंसरिंग योर रिसर्च क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स। एंड फाइनली इन द डिस्कशन सेक्शन आपने क्या थ्योरेटिकली एग्जिस्टिंग लिटरेचर में कंट्रीब्यूट नया क्या किया आपने, आपकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस क्या है, मैनेजरियल इंप्लीकेशंस क्या है इंडस्ट्री के लिए, वहाँ के मैनेजर्स के लिए, टॉप मैनेजमेंट के लिए, एंड देन व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी, एंड फाइनली द फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शंस, और लास्ट में कंक्लूजन। सो दिस इज बेसिकली द रिसर्च प्रपोजल फॉर्मेट। ये एक पूरा रिसर्च पेपर की फॉर्मेट में है। अगर आप इस तरह बनाओगे आपके प्रोफेसर आराम से समझ जाएंगे कि वाओ इस बंदे को पहले से पता है, एंड यस डेफिनेटली आई विल चूज दिस पर्सन और दिस स्कॉलर। गॉट इट। तो यही कहानी जो अभी हमने पढ़ी, इसको एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो बेसिकली रिसर्च प्रपोजल लिख के हमें ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि रिसर्च काम कैसे करती है ना। इट कम्युनिकेट्स द सिग्निफिकेंस एंड द फिजिबिलिटी ऑफ द स्टडी। जो भी आप टॉपिक सेलेक्ट करते हैं ये उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में बताता है कि ओके, क्योंकि जो भी आप प्रॉब्लम लेके जाएंगे वो उसके बारे में बताएगा कि यार इस पर्सन ने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है और ये वाकई सिग्निफिकेंट है, इसको सॉल्व करना ज़रूरी है ना। एंड इट सर्व एज अ ब्लूप्रिंट फॉर योर डॉक्टरल रिसर्च। देखो ब्लूप्रिंट अगर आप, तो आप उसी टॉपिक में आगे अपनी डॉक्टरल जर्नी दैट इज पीएचडी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, उसी फील्ड में करते हैं, है ना, तो आपके लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करेगा। बट है ना, मतलब आई थिंक 50-60% केसेस में ऐसे होता है कि जो आप रिसर्च प्रपोजल में टॉपिक लेके जाते हैं 50% केसेस में आप उसी के ऊपर आगे काम करते हैं, 50% केस में जो है वो आपको नया टॉपिक बाद में दिया जाता है बाय डिस्कसिंग विद योर गाइड, ये सुपरवाइजर,
है ना। तो ठीक है, अगर तो वही टॉपिक आगे भी आकर रहता है तो आपके लिए भी एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करेगा कि हमने इतना तो पढ़ लिया है, अब इसके आगे भी क्या क्या चीज़ें करनी है वो हमने रिसर्च प्रपोजल में भी थोड़ी तैयारी की थी, तो आपके लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह वो काम कर लेगा, राइट। और पीएचडी एडमिशन में मैं बात करूं कि कैसे एक रिसर्च प्रपोजल हेल्प करता है, तो सबसे पहले एकेडमिक पोटेंशियल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आपके एकेडमिक पोटेंशियल को ये बताता है कि यार इस पर्सन के पास पहले ही इतना नॉलेज है रिसर्च का, है ना, इसके फंडामेंटल्स तो पहले ही क्लियर है, तो आपके पोटेंशियल को बता रहा है कि ये पर्सन कर सकता है। अब ये अपने परफॉर्म नहीं किया है बट इट शोज योर पोटेंशियल कि सर मैं कर सकता हूँ, राइट। इट अलाइन योर रिसर्च इंटरेस्ट विद द फील्ड। देखो एक चीज़ और ध्यान में रखना, कभी भी आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में रिसर्च के लिए अप्लाई करो, वहाँ के आपकी फील्ड के, जैसे अगर मैं एचआर की अगर बात करूँ, अच्छा एक और बाय द वे ये जो रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है, इट इज़ सेम फॉर ऑल द सोशल साइंस, जितने भी हमारे सोशल साइंस के है ना फील्ड्स हैं, वेदर इट इज़ एचआर, मार्केटिंग, और इवन आप फाइनेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश लिटरेचर में भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो आप इस फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ मोस्ट एक्सेप्टेड यूनिवर्सल, है ना, फॉर्मेट फॉर एनी रिसर्च पेपर, राइट। ओके, सो मैं कह रहा था कि आप कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करो, वहाँ के प्रोफेसर्स का प्रोफाइल देखो कि उन्होंने किस एरियाज़ में काम किया है। रीज़न बिंग कि जैसे मान लो अभी लास्ट के 1 साल या 2 साल में देख लो कि इनके कौन से फील्ड में पेपर आए हैं, तो आप उसी के ऊपर बना लो या उनके पेपर्स को पढ़ो, है ना। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इससे आपका जो रिसर्च है और फैकल्टी का जो एक्सपीरियंस है उसमें उसमें जो है वो आपका अलाइन हो जाता है वो चीज़, क्लियर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सो इट विल क्रिएट इंटरेस्ट ऑब्वियसली एंड इट प्रोवाइड द बेसिस फॉर इवैल्यूएटिंग योर सुटेबिलिटी एज अ कैंडिडेट। देखो अगर आप एक बढ़िया रिसर्च प्रपोजल बना के लेके जाओगे ना, और बाकी स्टूडेंट, मान लो 10 स्कॉलर्स है, 10 स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास एक बढ़िया सा रिसर्च प्रपोजल है, मैं है ना गारंटी से कहता हूँ कि ये जो रिसर्च प्रपोजल है ये आपके लिए एक पॉजिटिव फीडबैक की तरह काम करेगा कि यार ये एक इवैल्यूएटिव क्राइटेरिया बनेगा कि इस पर्सन की प्रपोजल देखो बहुत अच्छा बनाया है, इसको लेते हैं, इसको एक एज ए इवैल्यूएशन क्राइटेरिया माना जाएगा फिर, राइट। तो ये तरीका रहेगा इसको। देन वी हैव दिस चूजिंग द राइट टॉपिक, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी आप रिसर्च प्रपोजल में अभी जब भी टॉपिक चूज करोगे उसके लिए आपको 5 चीज़ें ध्यान में रखनी है। दिस इज द क्राइटेरिया फॉर चूजिंग अ राइट टॉपिक, है ना। वो क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले सिग्निफिकेंस, आपको एक ऐसा टॉपिक चूज करना है विच लुक्स सिग्निफिकेंट, विच फील्स सिग्निफिकेंट, कि मतलब वो ऐसा लगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स टॉपिक का मतलब कि प्रॉब्लम, बेसिकली आपको एक ऐसी प्रॉब्लम को चूज करना है जो लगे कि यार बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे जॉब सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस एट वर्क, अगर मैं एचआर वेरिएबल्स की बात करूं, या मार्केटिंग की बात करूं, कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर परचेज इंटेंशन, ये क्या है? हर बंदा, हर कंपनी आज तक ये ढूंढने में लगी है कि हम ऐसा क्या चीज़ करें कि जो हमारे कंज्यूमर है उसका बिहेवियर, उसकी लॉयल्टी, उसका परचेजिंग इंटेंशन लगातार बना रहे हमारे प्रोडक्ट के लिए। या मैं ऐसा क्या एचआर वालों के लिए कि ऐसा मैं क्या करूं जो इंप्लाई है वो सेटिस्फाई रहे हमारे काम से, वो खुश रहे हमारे काम पे, ताकि वो और अच्छा परफॉर्म करे। ये नेवर एंडिंग क्वेश्चंस हैं, ये नेवर एंडिंग प्रॉब्लम्स है। तो इट लुक्स सिग्निफिकेंट कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसका हर पर्सन अपने तरीके से जो है वो सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। फर्स्ट इज कि आपको सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम चूज करनी है, ऐसा नहीं है कि ऐसी प्रॉब्लम चूज कर लो कि जिसका कोई रेलेवेंसी नहीं है ना। सेकंड इज नोवेलिटी। देखो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि देखो एरिस्टोटल का भी ये कोट है कि आप, ये फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रॉब्लम नहीं ले रहे हैं, ले रहे हैं या पुरानी है, आप प्रॉब्लम कॉमन हो सकती है, जो हमने अभी सिग्निफिकेंस की बात की, बट आप उस कॉमन प्रॉब्लम के लिए क्या डिफरेंट सोल्यूशन दे रहे हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन एक कॉमन प्रॉब्लम है, पर उसके लिए हर कंपनी, हर लोग जो है वो अपना अपना इनोवेटिव सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। पहले ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम थी, बैलगाड़ी आई, है ना, बस आई, है ना, ट्रक आ रहे हैं, है ना, हमारी गाड़ियाँ आ गई, गाड़ियों में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए, स्कूटीज़ आ गई, बाइक्स आ गई, ट्रेन्स आ गई, है ना, प्लेन्स आ गए, शिप्स आ गई, अब तो है ना जो हमारे हाइपर लूप कॉन्सेप्ट जो वाले ट्रेन्स हैं वो आ गई। तो मतलब समझ रहे हो, प्रॉब्लम तो वही है ट्रांसपोर्टेशन, बट उसके सोल्यूशंस नए नए हैं। तो नोवेलिटी क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट में, आप अपनी रिसर्च में क्या नया लेके आ रहे हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आपने नया सोल्यूशन जो दिया एक कॉमन प्रॉब्लम के लिए, वो कैसे क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहा है आपके प्रोफेसर्स के अंदर, उनके रिव्यूअर्स के, रिव्यूअर मतलब जो आपके कल को रिसर्च पेपर लिखोगे वो आपके पेपर को रिव्यू करेंगे, तो उनके माइंड में कैसे क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहा है ना। तो जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि है ना कंपनीज बोल रही हैं या रिसर्च बोल रही है कि हमें अपने एम्प्लॉइज़ को हैप्पीनेस एट वर्क प्रोवाइड करनी है, सो दैट कि वो अच्छा परफॉर्म करे। मैं बोलता हूँ कि आप जो है वो इस थ्योरी को ही, इस कॉन्सेप्ट को ही फिर से एक क्वेश्चन कर दो कि क्या इज इट नेसेसरी कि आप अपने एम्प्लॉइज़ को खुश करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये जो खुशी वाला कॉन्सेप्ट है ये एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। ये ऐसा तो नहीं है कि ये खुश वाला प्लांट, ये खुशी होने वाला जो एक कॉन्सेप्ट है ये आप अपने एम्प्लॉइज़ में डाल दो और वो यही सोच के परेशान होते रहें कि हम खुश क्यों नहीं हो रहे, खुश क्यों नहीं हो रहे। आप एक बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन को भी है ना क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं।
है ना। या फिर ये इसको जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर आप हैप्पीनेस एट वर्क प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने एम्प्लॉइज़ को, तो आप कहीं ना कहीं इसका एक नेगेटिव इंप्रेशन ये भी है कि आप अपने एम्प्लॉइज़ को ये बोल रहे हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने काम से खुश हों। तो इस वजह से जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं वो अपनी पर्सनल लाइफ को कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उसमें अपना वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट नहीं करते। तो इस कॉन्सेप्ट से बेसिकली नेगेटिव इंपैक्ट भी जा रहा है। अब देखो आपने क्या कर दिया, क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी ये 2-4 बातें देख के बोल के, तो आप मतलब यू कैन सी द डार्क साइड ऑफ एवरी कॉन्सेप्ट, है ना। तो इस तरीके से भी आप जो है वो चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। जैसे कि मान लो अगर आप नया सॉल्यूशन भी दे रहे हैं तो ये बात सोचने पे मजबूर कर दे प्रोफेसर को, रिव्यूअर्स को, कि यार इस बाकी ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो आप दे रहे हैं ये कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, क्यूरियोसिटी आ जाए रिव्यूअर्स के अंदर। देन स्कोप, यस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू डिफाइंड योर स्कोप कि ये जो हमारे रिसर्च सॉल्यूशन है इसका स्कोप क्या है, ये जो हमारी रिसर्च है कहाँ तक ये एप्लीकेबल है, राइट। जैसे मान लो अगर मैं कहता हूँ कि आप मेरी जो है ना रिसर्च है वो आईटी इंडस्ट्री में जो काम करते हैं एम्प्लॉइज उनके ऊपर है, तो आपने ये स्कोप डिफाइन कर दिया कि ये मेरी जो रिसर्च है इसका जो रिजल्ट है ये एप्लीकेबल कहाँ होंगे, इंडिया में जो आईटी इंडस्ट्री है वहाँ के एम्प्लॉइज के ऊपर होंगे। तो आपको स्कोप बहुत डिफाइंड करके चलना है, राइट। एंड लास्ट इज एक्शनेबिलिटी। जैसे कि मैंने कहा कि जो भी आप सोल्यूशन दे रहे हो वो एक्शन ओरिएंटेड हो, उसके लिए जो है वो इंडस्ट्री के लिए उसका मैनेजरियल इंप्लीकेशंस हो, प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस हो। तो ये आपको जो है वो चीज़ें ध्यान में रखनी है। सो आपने टॉपिक चूज कर लिया, उसके लिए आपने ये 5 क्राइटेरिया जो है वो डिसाइड कर लिए। नाउ आप रिसर्च क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, तो जैसे मैंने कहा इंट्रोडक्शन में आप रिसर्च क्वेश्चन भी बनाएंगे। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप रिसर्च क्वेश्चन बनाओ तो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब दो शुड बी प्रिसाइज। आपके क्वेश्चंस रेलेवेंट होने चाहिए, आपके क्वेश्चंस फिजिबल होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि जो भी आप रिसर्च क्वेश्चन डिज़ाइन करो उसमें ये क्लियरली हो कि वो फिजिबल भी हो चीज़, है ना। आप जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने रिसर्च करनी है कि ये जो है ना स्मोकिंग करते हैं, इंडिया में जितने लोग स्मोकिंग करते हैं मैं उनके ऊपर रिसर्च करना चाहता हूँ कि किस तरह ये अपनी स्मोकिंग छोड़ सकते हैं, है ना। तो ऑब्वियसली अब ये रिसर्च फिजिबल भी होनी चाहिए। आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे मान लो आप बोल दो कि है ना टू इन्वेस्टिगेट द फैक्टर्स विच कैन है ना लोअर द स्मोकिंग बिहेवियर ऑफ ऑल द स्मोकर्स इन द इंडिया। तो आप सभी इंडिया में जितने भी स्मोक करने वाले लोग हैं आप हर किसी से डाटा नहीं भरवा सकते। सो दिस शुड नॉट बी अ रिसर्च क्वेश्चन ऑफ योर रिसर्च प्रपोजल। तो बेसिकली बोलने का मतलब क्या है कि आपकी जो रिसर्च प्रपोजल है, रिसर्च क्वेश्चन है, वो बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए और वो बहुत फिजिबल भी होने चाहिए। आप प्रॉपर बताओ कि हम जो है वो है ना कि जैसे मान लो प्रिसाइज होने चाहिए, मतलब आप ये बस स्पेसिफिकली बताओ कि सर है ना टू इन्वेस्टिगेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग जॉब सेटिस्फैक्शन, मतलब मैं बहुत ईजी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, टू इन्वेस्टिगेट द फैक्टर अफेक्टिंग जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ एम्प्लॉइज इन द IT इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो जब आपने जॉब सेटिस्फैक्शन बोल दिया, ठीक है समझ में आ रहा है, कहाँ की जॉब सेटिस्फैक्शन जी, एम्प्लॉइज की, ठीक है। अब एम्प्लॉइज कहाँ के जी, IT इंडस्ट्री की, ठीक है। IT इंडस्ट्री भी कहाँ की सर, इंडिया की, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो रेलेवेंट होना चाहिए आपका क्वेश्चन, रेलेवेंट होना चाहिए आपकी जो रिसर्च प्रपोजल है उसके साथ। रिफिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपको प्रॉपर जो है वो आपका जो भी रिसर्च क्वेश्चन है वो आप विद इन टाइम फ्रेम जो है वो उसको अचीव कर पाएँ और उसके लिए डाटा भी अवेलेबल हो। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल कहा कि आप इंडिया में जितने भी स्मोकिंग करने वाले हैं उन सभी से डाटा नहीं ले सकते, तो आपको ये डिफाइन करना है कि आप कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक का यूज़ करके कितना डाटा जो है वो आप इसमें लोगे। एंड ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, मतलब नोवेलिटी होनी चाहिए, आप नया चीज़ आपके रिसर्च क्वेश्चन में होनी चाहिए। देन वी हैव हाइपोथेसिस। जैसे कि मैंने कहा कि आप देखो हाइपोथेसिस बनाओगे आप अपने लिटरेचर रिव्यू सेक्शन में। आई थिंक आई हैव नॉट रिटन दिस इन दिस लिटरेचर रिव्यू सेक्शन, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आपको यहाँ पे हाइपोथेसिस भी बनानी है ना। तो हाइपोथेसिस आपका लिटरेचर रिव्यू सेक्शन में ही चल पड़ेगा। सो हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं, जो आपकी एग्जिस्टिंग रिसर्च है उसी के बेस के ऊपर जो है वो आप हाइपोथेसिस बनाते हैं और उसमें ही जैसे मान लो ऑलरेडी हाइपोथेसिस है, जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि कॉग्निटिव इंटेलिजेंस लीड टू बेटर करियर सक्सेस, है ना। तो ये जो बात है ये ऑलरेडी एक मतलब एक वेल डिफाइंड रिसर्च है कि जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा वो करियर में उतना ही ग्रो आगे करेगा। बट आपने एक नई चीज़ ऐड कर देनी है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल फिर 1995 में ये समझ में आया, या एक हमारे प्रोफेसर थे, एक हमारे है ना ऑथर थे डैनियल गोलेमन, उन्होंने कहा कि कॉग्निटिव इंटेलिजेंस के साथ साथ या उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, कि अगर आपको करियर में आगे बढ़ना है तो आपका इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है। देखो अब इन्होंने बिल्कुल नया डायरेक्शन दे दिया एकेडमिक रिसर्च को। नाउ दिस इज़ नोवेलिटी,
है ना। तो आपको जब भी अपनी हाइपोथेसिस डिजाइन करनी है, कहने का मतलब क्या है कि ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो वही है ना। जैसे मान लो करियर सक्सेस आपने ले ली, हर कोई आज करियर में सक्सेसफुल होना चाहता है, राइट। तो प्रॉब्लम तो ये है, अब इसके सोल्यूशन क्या है। तो अब जब भी सोल्यूशन दोगे तो जैसे हमने कहा कि जब भी आप टॉपिक चूज करो उसमें नोवेलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका वेरिएबल आएगा, दिस इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये सब चीजें जो यहाँ पे जो भी सोल्यूशन आप दे रहे हैं इस प्रॉब्लम का, वो नॉवल होना चाहिए। और ये जो सोल्यूशन है ये आप दो तरीके से दे सकते हैं, या तो कहीं पे इसके बारे में कहीं मेंशन हो, किसी रिपोर्ट में मेंशन है, या कोई एक नया पेपर है, न्यू रिसर्च पेपर है, उसमें मेंशन है, या फिर आपको कुछ लॉजिकली साउंड लगता है कि यार ये भी सोल्यूशन हो सकता है, वो भी आप बता सकते हैं, है ना। इट इज़ नॉट जस्ट कि तो बेसिकली आपको प्रायर रिसर्च कोई है कुछ, है ना, पहले से कुछ आपने गैप आइडेंटिफाई किया है तो आप उस बेसिस के ऊपर हाइपोथेसिस बना सकते हैं, या फिर आप लॉजिकल आर्गुमेंट देके भी जो है वो आप हाइपोथेसिस बना सकते हैं, या फिर आप डिफरेंट थ्योरीज को भी इंटीग्रेट करके जो है वो हाइपोथेसिस बना सकते हैं। सी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो चीज़ें मैं अभी सभी आपको बता रहा हूँ, लास्ट में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि कैसे इन सब चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब ये सारी चीज़ें, हाइपोथेसिस क्या होती है ना, हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं, व्हाट इज दिस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, सर ये रिसर्च प्रपोजल बनाने में रिसर्च गैप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये सब चीज़ें जो है वो कैसे करते हैं, ये इसका मैं थोड़ा सा आपको लास्ट में डिस्कस करूंगा। सो है ना, आई जस्ट वॉन्ट यू टू जस्ट लिसन फर्स्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। देन रिसर्च अप्रोच, कि आप जो है वो मेथोडोलॉजी कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्या आप क्वालिटेटिव रिसर्च यूज़ कर रहे हैं या क्वान्टिटेटिव या मिक्सड कर रहे हैं। क्वालिटेटिव मतलब आप इंटरव्यूज पूछ के रिसर्च डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स की फॉर्म में, डाटा की फॉर्म में, क्वेश्चन आप भरवा रहे हैं। डाटा कलेक्शन किस वे में कर रहे हैं, सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी क्या है, कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक आप यूज कर रहे हैं, और व्हाट इज द टाइमलाइन, क्या आप क्रॉस सेक्शनल स्टडी कर रहे हैं या लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कर रहे हैं। अब ये क्या होती हैं, ये हम एक बार एंड में थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली बोलने का मतलब है कि जब भी आप अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च अप्रोच डिज़ाइन तैयार करो, उसमें 3 चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कंप्लीटनेस, आपको हर एक छोटी से छोटी डिटेल मेंशन करनी है कि सर ये मेरा पॉपुलेशन थी, ये मेरा सैंपल साइज था, ये मेरा सैम्पलिंग फ्रेम था, ये मेरी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ की, ये क्यों की मैंने, ये भी आपको बताना है, राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बतानी है। क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है ना, मतलब जो कि एक नॉर्मल बंदे को भी, एक मैनेजर को भी पढ़ के समझ में आए। एंड देन क्रेडिबिलिटी, जो भी आप बात लिखो वो क्रेडिबल होनी चाहिए, उसके पीछे कुछ ना कुछ रेफरेंस होना चाहिए, पुराने रिसर्च पेपर का, किसी रिपोर्ट का, या आपके किसी साउंड लॉजिक का जो है वो रेफरेंस होना चाहिए। सो दीज 3 C's आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर रिसर्च अप्रोच। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट मार्क माई वर्ड्स, इट विल हेल्प यू अलॉट, है ना। ये आपको एक ऐसा रिसर्च प्रपोजल बनाने में हेल्प करेंगी जिसकी हेल्प से आप किसी भी, है ना, इंस्टीट्यूशन में, हायर से हायर इंस्टीट्यूशन में जो है वो आप एडमिशन ले सकते हैं। फाइनली द रिजल्ट, जैसे कि मैंने कहा आपकी जो रिजल्ट है ये शुड अलाइन विद योर रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च ऑब्जेक्टिव। तो जब भी आप अपने रिजल्ट लिखोगे तो उसको रिसर्च ऑब्जेक्टिव और रिसर्च क्वेश्चन के आंसर के फॉर्म में जरूर लिखें, राइट। ग्राफ्स बनाएं, राइट। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये एक हाइपोथेसिस आपने बनाई थी, लेट्स से इंक्रीज्ड साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट कोरिलेट विद इम्प्लाई क्रिएटिविटी, कि जब आपकी साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट ज़्यादा होती है सो इट विल, है ना, हाईली रिलेटेड टू और पॉजिटिवली इम्पैक्ट द इम्प्लाई क्रिएटिविटी। तो आपको इसका आंसर कैसे लिखना है, रिग्रेशन एनालिसिस शोज अ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। तो आपने बीटा वैल्यू लिख दी और इसका पी वैल्यू लिख दी। अब ये कैसे लिखते हैं, है ना, ये कैसे लिखते हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। खैर देखो, रिसर्च प्रपोजल में ज़रूरी नहीं है कि आप रिजल्ट लिखो, क्योंकि उसमें तो आप प्रपोजल दे रहे हैं अभी, है ना। आप इंट्रोडक्शन लिखो, लिटरेचर भी लिखो, हाइपोथेसिस बनाओ, रिसर्च मेथोडोलॉजी में ये बाली यूज़ करूंगा, ये बताओ, इसके ये प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन हो सकते हैं, ये नया थ्योरी में कंट्रीब्यूट हो सकता है, इसके मैनेजर्स के लिए ये इंप्लीकेशन हो सकते हैं। ये आप प्रपोज्ड वे में लिखोगे, तभी इसका नाम है रिसर्च प्रपोजल। आपको एग्जैक्ट रिजल्ट तो आपके पास होंगे ही नहीं है जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे, राइट। तो ये कहानी है, बट आई एम शोइंग जस्ट यू एन एग्जाम्पल। फाइनली द लास्ट सेक्शन वी हैव, दैट इज डिस्कशन। तो डिस्कशन कैसे लिखेंगे, डिस्कशन में मैंने कहा था आपको ये 4 चीज़ें मेंशन करनी है। सबसे पहले थ्योरेटिकल इंप्लीकेशन, आप थ्योरेटिकली क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई ऑलरेडी थ्योरी है, कोई ऑलरेडी लिटरेचर है, उसमें नया क्या डाल रहे हैं आप, है ना। तो ये चीज़ें ऐड करनी है। प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप नया इसमें रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री के लिए क्या इसका यूज़ होने वाला है, जो भी आप सोल्यूशन देना चाहते हैं उसका, राइट। फिर जैसे आपके पास स्टडी की लिमिटेशंस, स्टडी की लिमिटेशंस क्या है, आपने यहाँ से ही डाटा कलेक्ट किया, आपने यही सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ की, आपने यही मेथड यूज़ किया, तो इसकी क्या लिमिटेशंस, एंड देन फाइनली फ्यूचर डायरेक्शंस। तो जो भी आपकी लिमिटेशंस बेसिकली होंगी वही किसी दूसरे के लिए वो उसका फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन बन जाएगी, राइट। बाकी ये हमारे टिप्स हैं फॉर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा, आपको अपनी ऑडियंस को जानना है, जो भी आपके प्रोफेसर हैं किसी यूनिवर्सिटी में, उनके प्रोफाइल को देखो एक बार, उनके रिसर्च पेपर को, लास्ट के जो 1-2 साल के हैं उनको देखो एक बार कि वो उन्होंने कौन से एरिया में किया है। लॉजिकली अपनी रिसर्च प्रपोजल को डिजाइन करो, जैसे कि इंट्रोडक्शन लिखो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो कि इंट्रोडक्शन में ही आ जाएगी, अपना लिटरेचर व्यू, मेथोडोलॉजी, एक्सपेक्टेड आउटकम्स को मेंशन करो, विजुअल एड्स को यूज़ करो, मतलब डायग्राम्स वगैरह की फॉर्म में जो है वो आप ज़्यादा बता सकते हैं, है ना। क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और एंगेजमेंट होनी चाहिए आपके प्रेजेंटेशन में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कोशिश करो कि कम से कम टेक्स्ट आप अपनी स्लाइड्स में मेंशन करो,
है ना। और जो है वो कभी भी जो है वो अनप्रिपेयर्ड मत जाओ, है ना, कि जो भी आपको लगता है कि यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, खुद के साथ ही क्वेश्चन करो, खुद के साथ ही आंसर करो, है ना, बिफोर प्रेजेंटिंग योर प्रेजेंटेशन, राइट। सो इट विल हेल्प यू अलॉट इन योर ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन और टू आंसर द इंटरव्यूअर्स क्वेश्चन। सो कंक्लूड कैसे करना है अपनी प्रपोजल को, अपनी रिसर्च प्रपोजल को, तो सबसे पहले आपको अगेन फाइनली जब आप कंक्लूड करेंगे तो आप सर ये बताएंगे कि किस तरह हमारी जो रिसर्च है ये कंट्रीब्यूट कर सकती है हमारी एग्जिस्टिंग लिटरेचर को, और क्यों ये ज़रूरी है, वाई इट इज़ वर्थी, है ना, वाई इट इज़ वर्दी की क्यों ज़रूरी है, इसको सॉल्व करना, इसके ऊपर रिसर्च करना क्यों ज़रूरी है, ये आप ज़रूर मेंशन। दैट मीन्स कि आप अपनी रिसर्च को कैसे ये इंपॉर्टेंट है उसको रीट्रेट करो, उसकी सिग्निफिकेंस को रीट्रेट करो। देन हाईलाइट फिजिबिलिटी, बताओ कि सर ये हम इतने विद इन टाइम फ्रेम में ये हम कर सकते हैं, इसको यहाँ पे इन कंस्ट्रेंट के साथ हम इसको कर सकते हैं। एंड फाइनली कॉल टू एक्शन। सो आप, है ना, इट मस्ट बी फ्रॉम, ये आपके बिहेवियर से दिखना चाहिए कि सर, है ना, कि आई हैव सम वेरी स्ट्रॉन्ग एंथुजियाज्म और स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट टू दिस रिसर्च डोमेन, कि मुझे रिसर्च करने में बहुत, है ना, इंटरेस्ट है, एंथुजियाज्म है मेरे अंदर बहुत पेशेंस भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये दिखना चाहिए। सो दिस इज कॉल फॉर एक्शन। सो फाइनली ये आपका रिसर्च प्रपोजल का एक, है ना, पार्ट रहेगा। सो है ना, रेफरेंसेस कैसे लिखते हैं, एपीए गाइडलाइंस क्या होती हैं, साइटेशंस क्या होती हैं, दिस इज बेसिकली द स्टेप्स फॉर योर रिसर्च प्रपोजल, है ना, तो ये आप देख सकते हैं फाइनली। एंड देन देखो, अब नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई, है ना, ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, इससे आप एक रिसर्च प्रपोजल कैसे बना सकते हैं उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में गई होगी, राइट। बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे, जैसे मान लो कि प्रपोजल बना भी लिया इसको पढ़ने के बाद, बट अगर मान लो इंटरव्यूअर ने बीच में क्वेश्चंस पूछे, है ना, जैसे मान लो वो पूछ लेगा कि भाई ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ये लेट्स से वेरिएबल ही क्या होता है, कंट्रोल वेरिएबल क्या होता है, मीडिएटर क्या होता है, मॉडरेटर क्या होता है, अच्छा ये क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, कितना टाइप की होती है ना, या आप अपने फील्ड से रिलेटेड आप अपने आर्टिकल्स को सर्च कैसे करोगे, है ना, या फिर आप रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए भी आप अपने आर्टिकल्स को कैसे आपने सर्च किया, कहाँ से सर्च किया, है ना, ये मेजरमेंट स्ट्रक्चरल मॉडल क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज़ करोगे, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर यही होते हैं आपकी सोशल साइंस में, जैसे लेट्स से अगर क्वांटिटेटिव अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो SPSS हो गया, एमॉस, प्रोसेस पैक्रो, स्मार्ट PLS, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये जर्नल्स क्या होता है, कहाँ रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं, कैसे क्या प्रोसेस रहता है उसका, डाटा बेसिस क्या होते हैं, स्केलिंग क्या होती है, राइट, हाइपोथेसिस क्या होती है, ये बहुत ही, है ना, कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन क्वेश्चंस है जो कि आपसे इंटरव्यू में पूछे ही जाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि सारी फिर इनका आंसर कहाँ से करें। सी, ये जो मैंने आज आपको सेशन बताया, है ना, जिनके पास ऑलरेडी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है रिसर्च की, वो तो इस रिसर्च प्रपोजल को समझ के, है ना, अपने लिए प्रपोजल बना सकते हैं थोड़ा बहुत, है ना, या फिर ये जो मैंने यहाँ पे चीज़ें मेंशन की हैं, तो अगर आपको लगता है कि, है ना, इफ़ यू नो समवन कि जिसके पास ये नॉलेज हो, तो आप वहाँ से गैदर कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास कोई ऐसा नहीं है तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि, है ना, अभी हमारा काम है आपको ऐसे स्टूडेंट को जो अभी नेट क्वालिफाई नहीं है ना, उसको नेट क्वालिफाई करवाना और उसको फिर एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में PhD में एडमिशन दिलाना, है ना, क्लियर। अब यहाँ से यहाँ तक का रास्ता रिसर्च प्रपोजल के थ्रू जाएगा और प्लस रिसर्च के फंडामेंटल्स के नॉलेज के साथ। तो ये रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएंगे ये तो आज हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया, बट इसके जो फंडामेंटल्स हैं जो कि आपके रिसर्च प्रपोजल में यूज़ होंगे, चाहे रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए या फिर आप रिसर्च प्रपोजल जब प्रेजेंट करोगे तो उसमें जो इंटरव्यूअर्स की तरफ से क्वेश्चन आएंगे उनका आंसर करने के लिए आपको ये प्रपोजल रिसर्च फंडामेंटल्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके लिए, है ना, आपको क्या करना है, जो भी, अच्छा एक और चीज़, जो भी लेट्स से हमारे पास पेपर 2 के स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं उनके लिए तो मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है इसकी, तो वो वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी एनरोल्ड इन पेपर 2 फॉर UGC नेट एग्जाम। बट ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अदर फील्ड से हैं या जिन्होंने HR से ही हैं बट नहीं एनरोल किया है, या मार्केटिंग के हैं, या लेट्स से, है ना, इकोनॉमिक्स के हैं, इंग्लिश लिटरेचर के हैं, तो अगर उनको ये सब चीज़ें समझनी है देन दे कैन गो डायरेक्टली टू द ऐप विद द नेम ऑफ अनस्टॉपेबल एजुकेशन। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप वहाँ से जाके भी ऐप डाउनलोड करो और वहाँ पर आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी रिसर्च प्रपोजल की, है ना। तो वहाँ पे जाके आप ये 8-10 लेक्चर्स देख सकते हैं। हार्डली 3 से 4 घंटे आपको इसको खत्म करने में लगेंगे। तो आप इसको 1 या 2 दिन में बना के, है ना, तो 1 या 2 दिन में समझ के इसको अंडरस्टैंड करके आराम से अपना 1 दिन में या 2 दिन में रिसर्च प्रपोजल बना सकते हो। इट्स हार्डली अ गेम ऑफ 3 to 4 days, है ना, टू बी, मतलब अगर मैं फ्रेंकली बोलूँ तो ये 3 से 4 दिन की गेम है। इतना अगर आप कर लोगे तो आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स से आगे चले जाओगे जो, है ना, जिनको अभी ये भी नहीं पता कि रिसर्च प्रोसेस होती क्या है, कैसे करते हैं, रिसर्च प्रपोजल में क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे ये चीज़ें हम मेंशन करते हैं। थ्योरेटिकल इंप्लीकेशंस भी होती हैं कुछ इस तरह की, प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस भी होती हैं। सो दिस इज़ माय गारंटी, है ना। आप ये एक बार कर लो, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग एडमिशन इन द टॉप टायर इंस्टीट्यूशंस ऑफ दिस कंट्री, स्पेसिफिकली इन मैनेजमेंट डोमेन, राइट। सो, है ना, सो ऑल दो स्टूडेंट्स,
है ना, who want to, है ना, prepare their research proposal well thoroughly, है ना, they can directly go to the app, download the app, है ना, go to the app, जहाँ पे आपको एक अलग से, है ना, एनरोलमेंट मिलेगा, वहाँ पे आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। प्लस जो ऑलरेडी पेपर 2 के स्टूडेंट्स हैं उनको तो डायरेक्टली वहाँ पे ये मिल जाएगा। क्लियर? तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस सेशन। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन, है ना, डायरेक्टली यू कैन डाउनलोड द ऐप एंड डायरेक्टली मैसेज ओवर देयर, और इवन यू कैन, है ना, मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो ऑन दिस, आई थिंक आई शुड शेयर द नंबर, है ना, 8988337742। you can WhatsApp me on this number and I will reply you within, let's say, 12 hours. Fine. So thank you so much guys and best of luck जो भी तैयारी कर रहे हैं नेट के बाद कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में PhD एडमिशन के लिए। हाँ, एक चीज़, जब भी आप लेट्स से अगर आप प्रपोजल बना लेते हैं देन यू कैन शो मी, आई कैन डू सम सजेशंस और आई कैन मेक सम सजेशंस टू इम्प्रूव दैट रिसर्च प्रपोजल। इतना डेफिनेटली मैं वहाँ पे आपको पर्सनलाइज वे में करूँगा। फाइन, क्लियर? तो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड, साइनिंग ऑफ।